नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आइए आज हम वर्ग 9वीं के गणित विषय के 5वां अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इसको जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें शब्द ज्यामिति ये क्या होता है इसको समझेंगे। ज्यामिति अर्थात ध्यान देंगे, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ज्योमेट्री। एक यूनानी भाषा का दो शब्द है, एक जियो दूसरा मेट्रीन। यूनानी भाषा का ये दो शब्द है, ध्यान रखेंगे, एक जियो दूसरा मेट्रीन। अर्थात आपको ध्यान रखना होगा कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मेट्रीन का अर्थ होता है मापना। ध्यान रखना है आपको, जियो का अर्थ पृथ्वी या भूमि और मेट्रीन का अर्थ हो गया मापना। अर्थात बच्चों हमें ये समझ में आया, भूमि या पृथ्वी की मापना ही ज्योमेट्री का पूरा अर्थ हुआ। आइए अब हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें और बिंदुओं को ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बिंदुएं आएंगे हमें और आप लोग इन्हें सुन करके ध्यान से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम सबसे पहला पॉइंट जानते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ। यानी आपको हमने बताया ज्यामिति का अर्थ, जियो का मतलब भूमि और मेट्रीन का अर्थ मापना। तो हमने आपको बताया कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इसकी आवश्यकता कब पड़ी, भूमि मापने की आवश्यकता के कारण ही हमें ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी। इसका दूसरा पॉइंट, गणित की शाखा का अध्ययन हम प्रत्येक प्राचीन सभ्यता द्वारा किया गया, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो बेबीलोन का हो, चाहे वो भारत की सभ्यता हो, चाहे वो यूनान की सभ्यता हो, सारे सभ्यताओं में गणित की शाखा का अध्ययन किया गया। तब ज्यामिति का अध्ययन हम अब अगले तीसरा पॉइंट में जानेंगे। आइए हम आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको मिस्र की नील नदी की चर्चा करते हैं। नील नदी में एक बार बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने से वहाँ के किसान को बहुत सारा नुकसान हुआ और उसके ज़मीन का जो बाउंड्री था वो बिखर गया और सारे का बाउंड्री जिसको हम परिसीमान कहते हैं वो बिखर जाने से किसका कौन सा भूमि होगा वो ज्ञात नहीं हो रहा था। इसके लिए वहाँ के निवासियों ने क्या किया कि ज्यामिति का तकनीक का उपयोग किया और ज्यामिति के नियम का उपयोग किया। तब जाकर के उसकी भूमि का बाउंड्री अपना अपना सारे किसान का आ गया। अर्थात वहाँ के निवासियों में सीखने की चाहत थी, इसीलिए उन्होंने ज्यामिति के तकनीक का और नियम का खोजना शुरू किया और मिस्र के वासियों ने ज्यामिति के तकनीकी का गहन अध्ययन करके उन्होंने उनकी रचना किस प्रकार होनी चाहिए इसका अध्ययन उन्होंने किया। तब जाकर के उन्हें ज्यामिति समझ में आने लगा। धीरे धीरे जब आगे बढ़ा उन्होंने, तब मिस्र के वासियों ने अन्न भंडार, जहाँ भंडार करके वो रखते थे, पिरामिड में उस प्रकार की रचना को समझा और उसके आयतन निकालने का उपयोग कैसे किया जाएगा, आयतन कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए उन्होंने ज्यामिति के तकनीकी और नियम पर चर्चा करने लगा। आइए अब हम आपको इसके तीसरा पॉइंट के बारे में बताते हैं। तीसरा पॉइंट अर्थात हमने आपको बताया कि मिस्रवासियों ने एक कटे हुए पिरामिड लिया। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार जो होता है वो एक त्रिभुज या
त्रिभुज या एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग या अन्य बहुभुज होता है उसका आधार, अर्थात जिसके पार्श्वफलक ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाला त्रिभुज होते हैं। पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार या तो त्रिभुज या वर्ग या अन्य बहुभुज होता है जिसके पार्श्वफलक ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। आइए अब इसका चौथा पॉइंट जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पता ही होगा। हड़प्पा और मोहनजोदारो दो ऐसी सभ्यता थी, दो ऐसी नगरें थी जो अत्यधिक विकसित थे, अर्थात वहाँ की जो सड़कें होती थी परस्पर समांतर होती थी और नालियाँ भूमिगत होती थी, यानी सड़कें समांतर होती थी और नालियाँ भूमिगत होती थी। अर्थात वहाँ के निवासी को ये पता हो गया, क्षेत्रमिति और व्यवहारिक अंकगणित में निपुण हो गए थे। तब ज्यामिति का अध्ययन उन्होंने करना शुरू किया और वहाँ की जो ईंटें होती थी परस्पर, मैं आपको बता दूं कि 4:2:1 यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात होता था। 4:2:1, 4:2:1 में हुआ करती थी। वहाँ की पक्की ईंटें होती थी और इस तरह से उन्होंने ज्यामिति का अध्ययन करना शुरू कर लिया। लंबाई मालूम चल गया और चौड़ाई और मोटाई, ये तीनों पता चल गया। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। मैं बता दूं, प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र, ये सुलभा सूत्र एक ग्रंथ है जिसमें ज्यामिति की रचना के बारे में लिखा गया है। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप लोग याद रखेंगे। सुलभा सूत्र जिसमें ज्यामिति की रचना को बताया गया है। वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम जो हुआ था वो वैदिक काल के पूजा के लिए किया गया और अग्निकुंड निर्माण कार्य के लिए भी किया गया। और मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में किसी प्रकार का धार्मिक कार्य या किसी प्रकार का अग्निकुंड के निर्माण कार्य जो किया जाता था जिसमें ज्यामिति का रचना बनाया जाता था। अर्थात इसका अगला पॉइंट आप समझेंगे, यहाँ के लोग धार्मिक कार्यों के लिए वर्गाकार या आयताकार अग्निकुंड का प्रयोग करते थे। आइए हम आपको अब इसका अगला पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं। आइए इसका अगला पॉइंट जाने। मिस्रवासियों द्वारा विकसित की गई जो ज्यामिति थी, मिस्रवासियों के द्वारा जो विकसित किया गया ज्योमेट्री था, उसमें मुख्यतः परिणाम के कथन ही निहित होते थे। परिणाम यानी रिजल्ट के कथन ही उसमें निहित था और इन प्रक्रियाओं का कोई व्यापक नियम उन्होंने नहीं दिया। मिस्रवासियों ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका जो ज्योमेट्री था वो मुख्यतः रिजल्ट के कथन ही, यानी रिजल्ट के कथन ही उसमें निहित सम्मिलित था एवं इनकी प्रक्रिया का कोई व्यापक नियम नहीं दिया गया। मिस्रवासी और यूनानवासी की चर्चा करें। आइए हम सबसे पहले मिस्रवासी और यूनानवासी को समझते हैं। मिस्रवासी जो होते थे वो अधिकांशतः ज्यामिति का प्रयोग व्यवहारिक कार्यों के लिए करते थे। याद रखेंगे आप कि जो मिस्रवासी थे वो अधिकांशतः ज्योमेट्री का प्रयोग अपने व्यवहारिक कार्यों के लिए क्या करते थे, जबकि यूनान के जो वासी होते थे वो ज्योमेट्री का प्रयोग अपने तर्क के बल पे करते थे। अर्थात वो ज्योमेट्री की रचनाओं के लिए तर्क देते थे, नियम बनाते थे। तो मिस्रवासी और यूनानवासी में सबसे ज़्यादा बेहतर था यूनानवासी। आइए अब हम समझेंगे इसके अगले बिंदु में। एक यूनानी गणितज्ञ थे थेल्स। उनका कहना था कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पहली ज्ञात प्रूफ, जिसको आप उत्पत्ति कहते हैं, वो प्रदान की और यह प्रूफ
इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ये व्यास है, उन्होंने इस कथन को प्रूफ किया कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इन्होंने प्रूफ किया सबसे पहले थेल्स महोदय ने। ये यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने ज्यामिति का गहन अध्ययन करके इन्होंने सबसे पहले यह प्रूफ करके दिखा दिया कि वृत्त का जो व्यास है ये वृत्त को 2 बराबर भागों में इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। आइए अब हम जानते हैं थेल्स महोदय का एक प्रसिद्ध शिष्य थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने ज्यामिति के अर्थात गणित विषय के विभिन्न प्रकार के तकनीकी गुणों का अध्ययन किया और उन्हें ज्यामिति की रचनाओं से जोड़ने का काम किया। और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया के एक गणित शिक्षक थे जिनका नाम यूक्लिड था। अर्थात आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उनमें यूक्लिड एक ऐसे गणित शिक्षक थे जिन्होंने सभी के गुणों का अध्ययन करके अर्थात पाइथागोरस, थेल्स और उन सारे नियमों को खोजते हुए उन्होंने ज्यामिति की रचना किया और ज्यामिति के इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हुए दैनिक जीवन से हमारे वर्तमान जीवन को उन्होंने जोड़ने का काम किया। आइए जानते हैं उनकी रचना कौन कौन सी थी। उन्होंने क्या किया था, यूक्लिड ने विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय रचना में सबसे पहले प्रमुख बातें बताया बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में और बहुत सारे उन्होंने परिभाषा के तौर पे दिए जो क्रमवार भी था और मैं आपको क्रम से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जानते हैं हम उन्होंने परिभाषा क्या क्या दिए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड ने अपने परिभाषा और अभिगृहित और अभिधारणा प्रस्तुत किए। तो मैं सबसे पहले उनकी परिभाषा क्या क्या है उनके बारे में मैं आपको बारी बारी से हर एक बिंदु, रेखा, समतल पृष्ठ, ये सब के बारे में उन्होंने बताया। हर एक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसे नोट भी करेंगे, सुनेंगे भी। आइए यूक्लिड की कुछ परिभाषा जो इस प्रकार है हम बता रहे हैं। सबसे पहला एक बिंदु, अर्थात बिंदु को हम पॉइंट कहते हैं। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात इसकी कोई बीमा नहीं होती है। रेखा, लाइन जो कि यह चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी चौड़ाई रहित का मतलब चौड़ाई इसमें नहीं होता है, सिर्फ लंबाई होता है, अर्थात रेखा कहलाएगा। बिंदु हो गया सबसे पहले बिंदु, दूसरा है लाइन। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। रेखा हुआ चौड़ाई रहित लंबाई, अर्थात जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी और केवल लंबाई होगी, अर्थात इसकी डायमेंशन 1 होगी, यानी बीमा 1 होगी। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। इन्होंने तीसरा परिभाषा दिया कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। और इसका चौथा परिभाषा था कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ये उनका चौथा परिभाषा था। आइए हम इसका अगला परिभाषा देखते हैं। एक पृष्ठ यानी कि सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, अर्थात सरफेस में केवल लंबाई और चौड़ाई होगी। जानते हैं इनका छठा परिभाषा था पृष्ठ के किनारे यानी एड्ज, रेखाएं होती है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। और इनका सातवां था क्रम से कि एक समतल पृष्ठ अर्थात प्लेन सरफेस, यह एक ऐसा पृष्ठ है, प्लेन सरफेस एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाएं के सपाट रूप में स्थित होता है।
इनका क्रम से 7वां परिभाषा था। एक प्लेन सरफेस के बारे में उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर एक सीधी रेखाएं के सपाट रूप में स्थित होता है। फिर से जान लेते हैं हम। 5वां परिभाषा इसका क्या था? सरफेस, यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। दूसरा है पृष्ठ के किनारे, अर्थात एड्ज रेखाएं होती है। और इनका अंतिम 7वां है एक समतल पृष्ठ, यानी प्लेन सरफेस। यह एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाएं के सपाट रूप में स्थित होता है। अब हम इसके अभिगृहित और अभिधारणा को समझेंगे। इस प्रकार ज्यामिति से यूक्लिड ने रेखा और बिंदु और विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं को दिए और उन्होंने कल्पना की। ज्यामिति में उन्होंने सबसे पहले अभिगृहित की, उसके बाद अभिधारणा। सबसे पहले अभिगृहित, तो यूक्लिड की कुछ अभिगृहित को हम नीचे दे रहे हैं, जिसे ध्यान से आप लोग को पढ़ना भी है और इसे नोट कर लेना है और याद भी रखना है। सबसे पहले है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। कह रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। अर्थात बराबर वस्तुएं दो हो तो दोनों एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। सबसे पहले उसका ये अभिगृहित था। पहला था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वह दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। पहला वस्तु बराबर दूसरा वस्तु, अर्थात दूसरा वस्तु बराबर पहला वस्तु। उनकी पहली अभिगृहित थी ये। अब इसका दूसरा अभिगृहित क्या था? दूसरा पॉइंट इनका था कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। सही बात है। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो उसका पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बराबर को, जैसे 2 + 2 बराबर बराबर है, बराबर कितना? 4। ये तो सही है। यदि बराबर को बराबर के साथ जोड़ा जाए तो उसका पूर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट था कि यदि बराबर को बराबर में से घटाया जाए, बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। अर्थात हम देखते हैं बराबर को बराबर में से घटाएंगे तो 12 को 12 में से घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी इसका शेष भी बराबर हो गया। अर्थात बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो इसका शेष भी बराबर होते हैं। बहुत ही मज़ेदार बात है। चौथा है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो। संपाती का मतलब दोनों वस्तुएं, ये एक रेखा है, इसी के ऊपर एक रेखा आ गया, अर्थात ये संपाती हो गया। अर्थात वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो ध्यान रखेंगे हम इनका दूसरा अभिगृहित, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो उसका पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। चौथा बात ध्यान में रखेंगे, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वो एक दूसरे के बराबर होती है। आइए अब हम इसका 5वां पॉइंट जानेंगे। 5वां पॉइंट है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, अर्थात ये 6 का भाग मान लीजिए 2 + 4, ये 2 और 6 का भाग है, यानी 2 और 4 मिलकर 6 बना। तो इनके कहने का मतलब है कि जो पूर्ण आया, इनके भाग 2 और 4 है, तो 2 और 4 से इनका पूर्ण क्या है? बड़ा है। अर्थात इन्होंने बताया कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जो कि सही है।
एक ही वस्तुओं के दो गुना, छठा उन्होंने बताया एक ही वस्तुओं के दो गुना परस्पर बराबर होते हैं, ये भी सही है। अर्थात एक ही वस्तु मान लिया जाए 15, इसका दो गुना कर लें तो आ गया 30। इन्होंने बोला एक ही वस्तुओं के दो गुना परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं का दो गुना, ये 15 एक वस्तु है, इसी वस्तु का दो गुना हमने किया तो बोला कि एक ही वस्तु का दो गुना परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात 15 और 15 दोनों बराबर होंगे। तब आया 15 गुने 2 यानी 30, अर्थात एक ही वस्तु का दो गुना परस्पर बराबर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। दूसरा उन्होंने बताया 7वां पॉइंट में कि एक ही वस्तु का आधा, जैसे 12 का आधा 6, एक ही वस्तुओं का आधा परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात 6 और 6 दोनों बराबर होगा। इन्होंने बताया एक ही वस्तु का आधा, 12 का आधा 6, एक 6 और ले लें, यानी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए अब हम इनका अभिधारणा समझते हैं। सबसे पहला अभिधारणा उन्होंने बताया था, अभिधारणा एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, अर्थात एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस तरह से हम खींच सकते हैं, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखिए, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा रही है। इस तरह से उन्होंने अभिधारणा फर्स्ट में उन्होंने बताया कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा पहला था इनका। दूसरा अभिधारणा क्या था, ध्यान देंगे। दूसरा अभिधारणा इनका था एक शांत रेखा, एक शांत रेखा है और निश्चित रूप से एक शांत रेखा को और निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अर्थात आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं। एक शांत रेखा को और निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, इनका दूसरा अभिधारणा था। याद रखेंगे बच्चों, यूक्लिड की अभिधारणा में आपको याद रखनी है सबसे पहले कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इनका पहला अभिधारणा था। जैसा कि हमने आपको यहाँ खींचकर बताया, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची गई। इनका दूसरा अभिधारणा था एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी एक शांत रेखा को आप अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये एक शांत रेखा है, इसे हमने इधर भी बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया। उन्होंने बताया अभिधारणा सेकेंड में कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों अभिधारणा को हम याद रखेंगे, आगे हमें काम आएगा। आइए अब इनका अभिधारणा तीसरा देखते हैं। कह रहा है किसी को केंद्र मानकर, यानी किसी बिंदु को हम केंद्र मान लेते हैं, मानकर और किसी त्रिज्या से, किसी माप का हम त्रिज्या ले लेंगे, एक वृत्त खींचा जा सकता है। अर्थात हम किसी बिंदु को केंद्र मानेंगे और किसी माप का कोई भी माप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेकर के हम एक वृत्त खींचेंगे। उन्होंने ऐसा ही बताया कि किसी को केंद्र मान करके आप और किसी त्रिज्या को लेकर के आप एक वृत्त खींच सकते हैं। यानी उन्होंने अभिधारणा तीसरा में बताया कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा अभिधारणा आप याद रखेंगे, उन्होंने बताया कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात उन्होंने बताया कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे वो
वर्ग का समकोण हो चाहे वो आयत का। इनका फिर से याद रखिए, आप ध्यान से सुनिए और याद रखिए। तीसरा अभिधारणा उन्होंने क्या बताया था जो बहुत ही काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, कोई भी माप की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, उनका तीसरा अभिधारणा था। अभिधारणा 4 ये था कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये चारों अभिधारणा आपको याद रखनी है, तब आगे आप प्रश्न बना सकते हैं। आइए अब हम यूक्लिड की अभिधारणा में पांचवा अभिधारणा, जो कि बहुत ही लंबा है, इसे हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। पांचवा अभिधारणा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण, एक ही और दो अंतःकोण, एक ही और दो अंतःकोण, ये भी है और ये भी है, एक ही और दो अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, जो कि एक ही और है। एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग, इस कोण का और इस कोण का योग, दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो। दो समकोण मतलब 180 डिग्री। यानी उन्होंने बताया पांचवा अभिधारणा में कि यदि एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा है ये, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और के अंतःकोण का योग दो समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, जब ये सीधी रेखा को आप अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे, अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे, अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो उसी ओर मिलती है जिस ओर दोनों समकोण से कम होता है। उन्होंने बताया कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर का अंतःकोण का योग दो समकोण से यदि कम हो, यानी 180 डिग्री से यदि कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं, ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, इसे जब अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा, बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, ये उसी ओर मिलेगा जिस ओर दो समकोण से कम होगा, अर्थात ये कहीं नहीं मिलेगा। उनका ये अभिधारणा बहुत ही लंबा था। हम आपको अगले पार्ट में आएंगे और बताएंगे इसे फिगर के माध्यम से, और हम बारीकी से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे आपको इसी अध्याय के अगले पार्ट में।